हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम ईवीएस का जो थ्योरी पार्ट होता है उसको कवर करेंगे। इसको पार्ट वाइज करेंगे, देखते हैं कितने पार्ट में हो जाता है, क्योंकि ईवीएस जो थ्योरी है 15 नंबर का आता है और 15 नंबर का पेडागोजी आता है। तो पेडागोजी का हम कर ही रहे हैं, सोचा हूँ मैं ईवीएस थ्योरी भी करा दूँ। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो ईवीएस का जो हमारा थ्योरी सेक्शन होता है उसको स्टार्ट करते हैं। अब जो 15 क्वेश्चन होता है, जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें 4-5 क्वेश्चन हर सीट में अलग से दे देता है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 4-5 नंबर के लिए हमको 145 नंबर का हम बलिदान नहीं दे सकते हैं। तो 4-5 नंबर सीबीएसई वाले को दान दे देंगे। या जो ज़्यादा ये थी क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं पूछे जाते, वो सब आप लोग जानते हैं। क्योंकि वो 4, 5, 6, 7 का जो ईवीएस का जो बुक होता है या साइंस का जो छोटे बच्चों का बुक होता है उसी से पूछता है। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो होता है एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो हम आज एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो घर वाले हैं जो कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाला है, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एक लिंग हुफेन करके एक खाना होता है जो कहाँ पे खाया जाता है। जो कहाँ पे खाया जाता है वो खाया जाता है हांगकांग में। एक पकवान होता है, और कि ये किस चीज़ से बना होता है, ये बना होता है सांप के मांस से। जैसे हम लोग चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, मटन खाते हैं। तो ये क्या है, जो लिंग हुफेन है वो कहाँ पाया जाता है, ये सबसे पहले पूछता है कि कहाँ का ये पकवान है। तो हांगकांग का है। और ये किससे बनता है, तो ये सांप से बनता है। जो सांप होते हैं उनके उनसे ये पकवान बनाया जाता है। तो आप लोग कोई खाना पसंद करेगा, हम लोग तो नहीं खाएंगे इधर के। ये हांगकांग के लोग खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और इसमें क्या होता है, गर्मी पाया जाता है, इसलिए वो लोग खाते हैं। जो दूसरा है वो क्या है, वो टेपेको टैपिको है। टैपिको ये कहाँ पे होता है, ये केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ये फल या सब्जी इसको कहा जाता है। क्लियर नहीं है कि फल या सब्जी कहा जाता है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, इसको ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। और इसको बनाया कैसे जाता है, आप सीटेट का जो ये थी प्रीवियस ईयर देखे होंगे, उसमें मैंने बताया था। जो टैपिको होता है वो केरल में कोकोनट ऑयल में वो इसको बनाया जाता है। जो नारियल का तेल होता है उसमें बनाया जाता है। तो हमारे तरफ आप लोग कौन जानते होंगे, या ये गंजी जिसको बोला जाता है, यूपी के साइड में गंजी बोला जाता है, और बिहार के साइड में जिसको कोन बोला जाता है, और इंग्लिश में क्या स्वीट पोटैटो बोला जाता है। उसी को वही उसी टाइप पे ये टैपिकोआ होता है। ये कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। आई होप ये याद रखिएगा, टैपिकोआ कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। और ये क्या होता है, ज़मीन के नीचे उगता है। और किस तेल में बनाया जाता है, इसको इसको बनाया जाता है कोकोनट यानी नारियल के तेल में। जो लुइस ब्रेल है, ब्रेल लिपि होता है उसके आविष्कर्ता है। जो लुइस ब्रेल थे वो क्या थे, उन्होंने एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और ये कहाँ के थे, ये थे फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। तो इन्होंने क्या किया था, लुइस ब्रेल, एक मिनट, जो जो लुइस ब्रेल थे, ये इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और ये इस ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, ये 6 बिंदु पे आधारित होता है। जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए क्या होता है, आता है ब्रेल लिपि आता है। और उसमें कितने बिंदु होते हैं, उसमें मात्र 6 बिंदु होते हैं, 1, 2, 3। ऐसे सॉरी, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। फिर नीचे फिर ऐसे छः छः बिंदु पे होता है। और इसी पे हमारा सारा जितना भी अल्फ़ाबेट होता है, जितने भी लेटर्स होते हैं, उसको लिखा जाता है। और उसी को छू छू के क्या करते हैं वो लोग, पढ़ पाते हैं, जो अंधे होते हैं, दो जो दृष्टिहीन होते हैं। तो ये कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। और इसका ये आविष्कार किसने किया था, लुइस ब्रेल ने किया था। कहाँ के थे उन्होंने, ये थे फ्रांस के। आई होप आप लोग जो लुइस ब्रेल जो ब्रेल लिपि है उसके बारे में समझ गए होंगे। जो 4 नंबर में, घरों की संरचना यानी घर की बनावट कैसी होती है। आसाम में क्या होता है, आसाम में खम्भों पर टिके हुए घर बनते हैं। किस पे,
बांस के खंभों पर, यानी जो बांस होता है उसके खंभों पर घर बना होता है। और वो कितने फीट होते हैं, लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। क्योंकि आसाम में क्या है, आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे नीचे पानी लग जाता है, इसीलिए बांस के खंभों पे वहाँ पे घर बनाया जाता है। जो मनाली है, यानी जो मनाली कहाँ पे आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है। वहाँ पर घर कैसे बनाया जाता है, पत्थर या लकड़ी के बने घर होते हैं। जो मनाली मनाली देखेंगे तो वहाँ पे वो पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया में पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं, और वहाँ पर जंगल भी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो क्या वहाँ पर घर कैसे बनाया जाता है, वहाँ पर घर बनाया जाता है पत्थर या लकड़ी के बने घर होते हैं। जो हमारा राजस्थान है, वहाँ पे मोटी दीवार यानी मिट्टी मिट्टी की बनाई बनाई जाती है। और जो छत होती है वो क्या, कटीली झाड़ियों से बनते हैं। ये मैंने जो प्रीवियस ईयर कराया था, तो वहाँ पे बताया था कि मोटे दीवार क्यों होती है और कटीली झाड़ियों से क्यों बनाया जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो भी पेड़ पाए जाते हैं, कैक्टस हो गया और भी जो भी पेड़ पाए जाते हैं, वो ये थी जो क्या होती है, कटीली होती है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, और अगर जब पत्ते बड़े होंगे तो उससे जो ये थी इवापोरेशन है वो जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें पानी जल्दी निकल जाएगा, तो पेड़ जी नहीं पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, कटीली होते हैं। कटीली होंगे तो उनका जो ये थी जो स्ट्रक्चर होगा वो पतला होगा, और वो कम जगह लेंगे, तो वहाँ से जो इवापोरेशन होने की जो प्रक्रिया है उसमें स्लो होगी, और उस वहाँ से कम पानी डिस्चार्ज होगा, तो पेड़ क्या है, जीवित रह पाएंगे। और मोटी दीवार क्यों होती है, क्योंकि दीवार से क्या होता है, मोटी दीवार रहेगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ती है, तो वहाँ से जो हीट होगा वो अंदर नहीं जा पाएगा। क्योंकि जो मिट्टी होता है वो हीट यानी जो ऊष्मा होता है उसका यदि इंसुलेटर होता है उसको यदि जाने नहीं देता है। जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है, कहवा कहा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है, कहवा कहा जाता है। कहवा कहाँ कहा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। और इसमें बादाम और इलायची डाल के बनाया जाता है। ये जो कहवा होता है, जो झारखंड में सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, वो उसमें क्या, जो ये चाय बनाया जाता है, इलायची और बादाम बादाम और इलायची दोनों डाला जाता है। वल्लम क्या है, वल्लम एक एक प्रकार की छोटी नाव है लकड़ी के, और ये कहाँ पे चलती है, ये केरल में चलती है। जो वल्लम है वो कहाँ पे, एक प्रकार की छोटी नाव है, और ये कहाँ पे चलती है, ये केरल में चलती है। अब जो हाथी के बारे में समझते हैं, हाथी के बारे में। हाथी क्या है, सबसे बूढ़ी हथनी झुंड का यानी जिसको हर्ड बोलते हैं उसकी मुखिया होती है। यानी जो जितने भी हाथी होते हैं उनमें जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है, जब जो सबसे एज वाली होती है हाथी, वो क्या करती है, वो झुंड की मुखिया रहती है। हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी तक पत्ती झाड़ी खा लेते हैं। जो हाथी होते हैं कितने केजी खा लेते हैं, 100 केजी। जब ये क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे 100 केजी के बदले में 200 केजी दे देता है, और बहुत सारे जो थ्योरी नहीं पढ़े रहते हैं वो लोग लगा देते हैं, तो इसको सही मान लेते हैं। तो याद रखेगा, एक दिन में कितने खा सकती है एक हाथी, तो वो लगभग 100 केजी तक पत्ती या झाड़ी खा सकती है। वो उन जो हाथी होती है उन्हें कीचड़ में खेलना पसंद होता है, यानी कीचड़ में रहना पसंद करती है। क्यों, क्योंकि वो उन्हें ठंडा रखता है, यानी वो उन्हें कोल्ड देता है। जब ये हाथी जब कीचड़ में जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे वो पानी यदि ठंडा होने की वजह से वहाँ पर उसको ठंडा महसूस होता है, बहुत उसको आराम लगता है। जो जो हाथी होते हैं एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। जो हाथी होते हैं एक दिन में कितने सोते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और जो कान होते हैं उसको पंखा के रूप में क्या करता है, यूज करता है। जो उसके कान होते हैं उसी को हिला के अपने आप को पंखा कर लेता है। उसको अलग से पंखा करने की जब मतलब अलग से कुछ नहीं कर, जब भी उसको गर्मी लगती है तो अपना कान हिला लेता है और पंखा कर लेता है। हम लोग का तो छोटा है, हम लोग से नहीं हो पाएगा, हम लोग के लिए है अपना बना हुआ है। जो ये एक झुंड में केवल हाथी और उनके बच्चे होते हैं, मेल नहीं होते। ये याद रखिएगा कि जो हाथी का झुंड होता है उसमें मेल यानी पुरुष हाथी नहीं होते हैं। केवल ये थी हथनी होती है, मतलब फीमेल जो हथनी होती है वो होती है, और उनके कुछ बच्चे होते हैं। और वो भी जब 14-15 साल के हो जाते हैं, जब बच्चे 14-15 साल के हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो भी अलग हो जाते हैं, वो भी वो झुंड से निकल जाते हैं। यानी जो हाथियों के बारे में क्या है, हाथी की सबसे मतलब जो एज
एज वाली होगी वो मुखिया होगी, एक दिन में कितने 100 kg पत्ता या झाड़ी खाएगी। कीचड़ में उसको रहना पसंद है क्योंकि वो उसको ठंडा रखता है। और कान से पंखा करती है। एक दिन में कितने 2 से 4 घंटा ही मात्र सोता है। और झुंड में केवल हाथी और हथनी और उनके बच्चे होते हैं, मेल नहीं होते हैं। और बच्चे भी 14-15 वर्ष के हो जाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, वो भी अलग हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं खेजड़ी ट्री के बारे में। जो खेजड़ी पेड़ होता है वो क्या होता है, वो खेजड़ली गांव में जो राजस्थान में है वहाँ पे पाया जाता है कि इस समाज के द्वारा वहाँ पर बिश्नोई लोग होते हैं, वहीं इसको क्या करते हैं, प्लांट करते हैं, वहीं इसको उपजाते हैं। यहाँ शिकार कर यहाँ शिकार व पेड़ काटने पर प्रतिबंध है। यानी आप यहाँ पे जो राजस्थान में जो कि खेजड़ी जो ट्री है यहाँ पे आप शिकार नहीं कर सकते हैं और पेड़ भी नहीं काट सकते हैं। जो खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान में कम पानी में उगता है। यानी जो ये पेड़ होता है इसके क्या ये थी विशेषता है, ये कम पानी में भी उग सकता है। तो हमको कहाँ कम पानी मिलता है, जो राजस्थान के जो एरिया है उसी एरिया में हमको कम पानी मिलता है, तो इसलिए ये वहाँ पे पाया जाता है। ये पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनती है। यानी जो पेड़ की जो फलियाँ होती है, जो उसमें फल लगे होते हैं, जो उसमें फूल लगे होते हैं, उससे क्या उसका सब्जी बनाया जाता है। आप लोग आई थिंक इधर यूपी बिहार के मतलब नॉर्थ इंडिया के होंगे तो आप लोग जानते होंगे जो नेनुआ यानी घेवड़ा होता है, या सीताफल यानी जो कद्दू होता है, इन लोग ये सारे जो भी सब्जी होते हैं इसके फूल होते हैं उसका सब्जी बनाया जाता है। वैसे ही राजस्थान में जो खेजड़ी ट्री होता है उसके जो क्या बोलते हैं उसके जो फल या कलियाँ होती है उससे क्या सब्जी बनाया जाता है। इसकी जो छाल होती है, जो खेजड़ी पेड़ की जो छाल होती है उससे दवाइयाँ बनाई जाती है। और इस लकड़ी में क्या कीड़े भी नहीं लगते हैं। यानी जो खेजड़ी जो ट्री है उसके छाल से क्या बनाया जाता है, जो उसके बार्क है, जो उसका बाहर वाला पट्टी है उससे क्या बनाया जाता है, उसके बाहर वाले पट्टी से बनाया जाता है दवाइयाँ बनाई जाती है जो उसके छाल होते हैं। और इस जो पेड़ है इसमें क्या होता है, ये इस पेड़ में कीड़ा नहीं लग सकते हैं, यानी घुन उन जो ये दीमक होते हैं ये नहीं लगते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही यूजफुल है, खासकर राजस्थान एरिया के लिए। अब आइए चिट्टी के बारे में हम समझते हैं कि चिट्टी की दुनिया के बारे में चलते हैं। सभी चिट्टियों का काम बाँटा होता है। यानी जो चिट्टी का झुंड होता है उसमें क्या होता है, जितने भी चिट्टी होती है सबका काम बटा होता है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। वो कंफ्यूज नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उन लोगों का प्लानिंग नहीं होता, उन लोगों का प्लानिंग और मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। उसमें क्या होता है, एक रानी चिट्टी होती है। जो चिट्टी का झुंड होता है उसमें क्या होता है, एक रानी चिट्टी होती है, यानी क्वीन एंट। यानी जो रानी चिट्टी होती है उसका क्या काम होता है, उसको वो बस वहीं अंडा देती है। जो रानी चिट्टी का क्या काम होता है, वो अंडा देती है। और जो सिपाही होते हैं वो क्या करते हैं, बिल का ध्यान रखती है। यानी इसमें जो सिपाही चिट्टी होती है उन लोगों का क्या काम है, उन लोगों का काम है कि पहरादारी करना, देख रेख करना, बिल में कोई किसी प्रकार की कोई उपद्रव तो नहीं हो रहा है। तो सिपाही क्या करती है, जो बिल होता है उसका ध्यान रखती है। जो मजदूर होते हैं वो भोजन ढूंढ ढूंढ के लाने का काम करती है। यानी इसमें कुछ मजदूर भी चिट्टी होती है, उन लोगों का क्या काम होता है, वो लोग जाते हैं और देखते ये थी अब कहीं कहीं से भोजन ढूंढ के यानी फूड ढूंढ के लाते हैं। आप लोग देखे होंगे, आप लोग के घर में लगा रहता थोड़ा सा चीनी गिर जाएगा, कुछ मीठा गिर जाएगा तो फटाक दे चिट्टी को आते हुए टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही आके वो वहाँ से उठा के ले जाती है। तो वो जितने भी चिट्टियाँ होती है वो मजदूर चिट्टी होती है और उन लोगों का काम होता है भोजन ढूंढ के लाना। अब ये जो दीमक, मधुमक्खी, ततैया भी इसी तरह काम करते हैं। यानी ये तीनों भी है, इन लोगों का भी क्या होता है, इन लोगों में भी सेम प्रोसेस होता है। उसमें भी एक रानी या दीमक होती है या रानी मधुमक्खी होती है। उन लोगों उसका काम है अंडा देना, सिपाहियों का काम है ध्यान रखना, मजदूरों का काम है क्या, तो ये थी क्या काम है, भोजन ढूंढ के लाना। तो आइए अब मधुमक्खी के बारे में समझते हैं। जो मधुमक्खी यानी बी के बारे में समझते हैं। हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी जो अंडा देती है, केवल कुछ ही मेल मधुमक्खी होते हैं। यानी जो छत्ता होता है उसमें क्या होता है, एक रानी मधुमक्खी होती है और उसमें क्या होता है, उसमें
वही अंडा दे सकती है। केवल जो रानी मधुमक्खी होती है वही अंडा दे सकती है, बाकी सारे और जो होते हैं वो क्या होते हैं, मजदूर होते हैं। और जो मेल मधुमक्खी होते हैं उसमें वो कुछ ना काम नहीं करते हैं, निकम्मे हैं, बस वो पड़े रहते हैं, बस है, उन लोगों का कोई काम नहीं होता है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछता है कि मेल मधुमक्खी क्यों, मतलब क्या क्या काम है जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें, तो मेल वो जो होते हैं उन लोगों का कोई काम नहीं है, बस आराम फरमाना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अंडे देने का समय पूछता है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हमको लगता है सीटेट का है। ये अक्टूबर से दिसंबर महीने में होता है। उस समय देखते होंगे, उस समय क्या होता है, उस समय लगभग ये थी जो सरसों होता है खिला रहता है, और उसी से क्या करते हैं, उससे ये थी रस उस चूस के ले जाते हैं, और उसी समय वो अपना जो छत्ता होता है उसमें अंडा देते हैं। यानी मधुमक्खी का अंडा देने का आइडियल जो पीरियड होता है, टाइम होता है, वो कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर यानी 10वां महीना से लेकर 12वां महीना तक। अतः मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय है, यानी इस समय क्या होता है, इस समय सारे पेड़ में रस लगा होता है, तो यहाँ से क्या होता है, जो मधुमक्खी होते हैं वो फूल से रस चूस के ले जाते हैं और वहाँ पे मध का निर्माण करते हैं। तो अक्टूबर के महीने में जो महीना जो होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अधिकतर अधिकतर मक्खी क्या होते हैं, वर्किंग होते हैं। यानी एक तो रानी हो गया, एक तो मधुमक्खी रानी होती है जो अंडा देती है, मेल कुछ करते नहीं है। और जितने भी मधुमक्खी होते हैं वो वर्कर वर्कर का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, जिनको क्या काम होता है, बाहर से जाके फूलों से रस चूस के लाना और शहद बनाना। जो हमारा अगला है वो है गोवा से केरल के बीच में क्या है, कितने सुरंगें पाई जाती है, 92 सुरंगें पाई जाती है। मडगांव से कोझीकोड तक। मडगांव कहाँ पे है, गोवा में है, और कोझीकोड कहाँ पे है, केरल में है। ये कोझीकोड जो है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोझीकोड किस राज्य में पड़ता है, तो इसको याद रखिएगा। क्या पता अगला बार ये मडगांव पूछ ले कि मडगांव कहाँ पे है, तो मडगांव कहाँ पे है, हमारा गोवा में है। तो और ये कितने सुरंगें हैं, 92 सुरंगें हैं, और 2000 पुलें हैं। यानी जब आप ट्रेन से जाएंगे गोवा से केरल जाएंगे तो आपको 92 सुरंगें पार करना पड़ेगा, और 2000 लगभग पुल पार करना पड़ेगा। रेलवे से ही बात की जा रही है। जो मलयालम भाषा होता है उसमें विलियम्मा मतलब माँ की बड़ी बहन यानी मौसी होती है। कौन होती है, मौसी होती है। जो विलियम्मा किसको कहा जाता है, मलयालम भाषा में बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को कहा जाता है। अम्मुम्मा ये किसको कहा जाता है, नानी को कहते हैं। चिटप्पन चाचा या कुंजमा यानी चाची को ही कहा जाता है। चिटप्पन जो होता है वो किसको, चाची को ही कहा जाता है। तो चिटप्पन से चाची याद रखिएगा, और विलियम्मा ये थी मौसी को, अम्मू अम्मुमा नानी को कहते हैं। अब आइए गांधीधाम यानी अहमदाबाद की जो कच्छ है वहाँ पे चलते हैं। कहाँ, अहमदाबाद कहाँ पे है, अहमदाबाद है गुजरात में। और यहाँ पे खाना क्या होता है, ढोकला, चटनी, लेमन, चावल, मीठा। यानी यहाँ के लोग क्या खाते हैं, यानी ढोकला आप लोग सुने होंगे, और ढोकला, चटनी, लेमन ये खाना पसंद करते हैं। जो केरल ये कहाँ के, अहमदाबाद के जो केरल के लोग हैं वो दक्षिण भारत का एक शहर है। जो केरल है क्या है, दक्षिण भारत का एक शहर है। मलबार तट पर स्थित है। ये किस तट पे है, मलबार तट पे स्थित है। जब यदि भारत का नक्शा देखेंगे तो उसमें क्या है, भारत का नक्शा लगभग ऐसे भारत का नक्शा, सॉरी, अरे यार, चलिए भारत का 1 मिनट रुक जाइए। जो ये थी केरल है वो कहाँ पे है, वो मालाबार तट पे है, और यहाँ पे कालीकट है। जो हमारा अब आइए देखते हैं कर्ण महेश्वरी जो है उनके बारे में देखते हैं। इनके फादर क्या थे, एक क्या थे, पुलिस कांस्टेबल थे। और ये जो कर्नल
मलेश्वरी है वो क्या वेट लिफ्टर है, यानी वेट उठाती भारोत्तोलक है, यानी जो क्या करती है ये वेट लिफ्टिंग का काम करती है। और ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, जो अभी कहाँ पे है, अभी तेलंगाना में है। जब ये एनसीईआरटी जब छपा हुआ था तो उसमें आंध्र प्रदेश दिया था, लेकिन अब जो अपडेटेड जो एनसीईआरटी है उसमें तेलंगाना कर दिया गया है। जब ये 12 वर्ष की थी तभी ये कितने वर्ष की थी, यानी 12 वर्ष की थी तभी उन्होंने वेट लिफ्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। इनकी ये 130 किलो वेट ये थी उठा लेती है, यानी कितने उठा लेती है, लगभग 130 केजी वेट का उठा लेती है अकेले। बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक महिला के लिए क्या है 130 केजी उठाना बहुत बड़ी बात है। और वो भी जो 12 साल की उम्र से ही ये प्रैक्टिस कर रही है, इसीलिए इतना प्रैक्टिस के कारण ही क्या हुआ है ये उठा पा रही है। इनकी जो 4 सिस्टर है, जो 4 सिस्टर है वो भी वेट लिफ्टिंग का काम करती है। और भारत के बाहर इन्होंने कितने मेडल जीती है, 29 मेडल जीती है। वो कितने मेडल जीती है, तो 29 मेडल जीती है। आइए मतलब एक बार इनके बारे में और समझ लेते हैं, क्योंकि कर्णम मलेश्वरी जो है इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश की है, अभी क्या है ये तेलंगाना में है। जब 12 वर्ष की थी तब इन्होंने स्टार्ट किया था। ये कितने 130 केजी तक वेट लिफ्टिंग उठा लेती है, यानी इतना केजी का भार उठा लेती है। इनकी 4 सिस्टर है, वो भी क्या करती है वेट लिफ्टिंग का काम करती है। और भारत की बाहर कितने मेडल जीत चुकी है, 29 मेडल जीत चुकी है। और इनके फादर क्या थे, इनके फादर क्या थे, पुलिस कांस्टेबल थे। जो अब आइए फूलों की घाटियों घाटियों में चलते हैं। और फूलों की घाटी कहाँ पे है, फूलों की घाटी आप लोग जानते ही हैं कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में। यानी फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है, तो उत्तराखंड को कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछता है कि फूलों की घाटी किस और राज्य को कहा जाता है, तो क्या है वो है उत्तराखंड। कचनार के फूल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये यूपी में पाए जाते हैं। केले का फूल केरल में। केले से याद रखिएगा, केरल से याद रखिएगा केले के फूल, या केले के फूल से क का दोनों में कॉमन है, तो केरल केले का फूल, या केले का फूल केरल याद रखिएगा। तो कचनार के फूल कहाँ पाए जाते हैं, यूपी में। आई थिंक जो सहजन होता है, सजवन होता है, उसी को कचनार कहा जाता है यूपी में। और सॉरी, ये कचनार तो कुछ और होता है। ये जो सहजन है ये कहाँ पाया जाता है, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसकी क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। यानी ये पूछता है कि यूपी में किस फूल से सब्जी बनाई जाती है, केरल में किस फूल से, और महाराष्ट्र में किस फूल से। तो कचनार यूपी, केले का केरल, और सहजन का जो होता है वो महाराष्ट्र में। जो एक ये है मैरीगोल्ड, जिसको गुलदारी गुल गुलदावरी या जीनिया के फूल से कपड़े रंगने का रंग बनता है। यानी जो मैरीगोल्ड जो गेंदा का फूल होता है उससे क्या होता है, उससे रंग बनाया जाता है, और उससे जो कपड़े होते हैं उसको रंगा जाता है। अब आइए हम मधुबनी पेंटिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है। जब मैं सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी ये मधुबनी पेंटिंग आया था, और यहीं के क्वेश्चन यही था कि पेंटिंग में मेरे वाला से पूछा था ये वाला। 1 मिनट। हाँ, पेंटिंग में मानव, जानवर, पेड़, पक्षी, मछली आदि फूल बनाए जाते हैं। यानी मधुबनी जो पेंटिंग होता है उसमें कौन कौन से ये थी किस किस चीज़ का जो पेंटिंग बनाया जाता है, तो वो क्या होता है, मानव का भी बनाया जाता है, जानवर का बनाया जाता है, पेड़, पक्षी, मछली, फूल आदि। यानी इसमें जितने भी ह्यूमन, एनिमल, ट्री, पक्षी यानी बर्ड्स, मछली यानी फिश, फूल यानी फ्लावर, ये सारी चीज़ों का क्या बनाया जाता है, पेंटिंग बनाया जाता है। किसमें, मधुबनी पेंटिंग में। जो मधुबनी कहाँ पे है, जिला बिहार में, बिहार का एक जिला है। कहाँ का जिला है, मधुबनी बिहार का जिला है। और मधुबनी के नाम पे ही इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा है। घर के दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। यानी जो घर के दीवार होते हैं, जो जैसे हम लोग घर के अपने बाहर बहुत अच्छा अच्छा स्टील का लगवा रहे हैं, रेलिंग वेलिंग लगवा रहे हैं, या कोई मूर्ति बनवा के करते हैं, पीओपी कराते हैं। तो उस समय क्या था, उस समय ये नहीं था, तो वो क्या करते थे, उस घर के आगे जो होता है जो, उस पर मधुबनी पेंटिंग कराते थे।
चावल के आटे से चित्रकारी यानी जो चावल के आटे है वो आटे होते हैं उसी से क्या वो रंग बनाए जाते हैं। इसमें रंग के चावल के आटा में क्या किया जाता है, जो फूल के पत्ती का रंग होता है, हल्दी का रंग होता है, जिससे भी मतलब ये नेचुरल होता है। हल्दी से क्या करेंगे, पीला बना देंगे। फूल से क्या फूल कई तरह के होते हैं, कोई पीला होता है, कोई लाल होता है, कोई गुलाबी होता है, कोई नीला होता है। तो ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट इसमें यूज किया जाता है जो मधुबनी पेंटिंग होता है। जो यूपी का है वो क्या, यूपी में एक कन्नौज जिला है, और कन्नौज का क्या फेमस है, इत्र फेमस है। यानी वो जो इत्र लगाते हैं, एक सेंट को मान लीजिए, परफ्यूम मान लीजिए, अगर जो इत्र नहीं पता है तो परफ्यूम होता है, उसको लगाने से क्या होता है, उससे महक आता है, बहुत अच्छा सुगंध आता है। तो इत्र के लिए कौन सा जिला फेमस है वो यूपी का, तो कन्नौज होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में। जो गोबर के मिट्टी को मिलाकर ज़मीन पर लिपने से कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। जितने भी गांव वाले बच्चे लोग हैं, तो इससे तो मेनली सब लोग लगभग गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो सारे लोग जानते होंगे। उन लोगों के घर में उन लोगों की मम्मी, जो दीदी है, बहन है, भाभी, जो भी है, वो क्या करती है, वो जो गाय के गोबर हो गई, भैंस का गोबर हो गई, मेनली गाय का ही यूज किया जाता है, और घर लिपा जाता है। तो उसमें उससे क्या होता है, उससे होता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो घर में आ जाते हैं, वो लोग नहीं आते हैं। इसीलिए हम लोग जब गांव में थे तो क्या होता था, हर लगभग संडे मैंने सप्ताह में एक बार तो कम से कम गोबर मिट्टी को पानी में डाल के उसको खूब हिला के एकदम पूरा एकदम मोही जैसे बना के, जो शरबत होता है वैसे बना के, उसको उससे क्या ये थी, एक कपड़ा डाल के हाथ से लिपती थी लोग। और उसके बाद उसमें अगर जो गलती से पैर रख दिए तो दीदी हो या मम्मी हो बहुत मार मारती थी। तो जब तक लिपा होता था तब तक आदमी घर में घुसने का परमिशन नहीं था। तो क्यों लिपा जाता है, आज इसलिए लिपा जाता है कि उससे कीड़े मकोड़े जो होते हैं घर में आते नहीं हैं, और जो रहते हैं वो भाग जाते हैं। और जो नीम व कीकर की लकड़ी पर दीमक नहीं लगते हैं। नीम तो वैसे ही आप लोग जानते हैं नीम कितना माहुर होता है, कितना कड़वा होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें दीमक यानी जो ये मट्टा और मट्टा चिट्टी ये सब होते हैं, ये नहीं लगते हैं। जो गाजी खाना है ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। जो सोहना गांव है कहाँ है, हरियाणा में है। वेलवानिका गांव कहाँ है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। ये जो नलमड़ा है ये आंध्र प्रदेश। बाजार गांव है महाराष्ट्र। कप्पर रेड कहाँ है, महाराष्ट्र। और मुख्तारपुर एपी, पोचमपल्ली जिला। इसको बस एक याद रखिएगा, यहीं ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है, बाकी और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्तारपुर क्या होता है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और ये यहाँ पर जो पोचमपल्ली ज़िला है वहाँ पे ये पड़ता है। पोचमपल्ली एक साड़ी होता है, ये वहीं आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। तो इसके बारे में जब आएगा तो हम उसको भी पढ़ेंगे। एक गेजू भाई जो है ये कहाँ के हैं, ये गुजरात के हैं। और ये क्या करते हैं, ये लेखक हैं, यानी कहानियों लिखते हैं, यानी बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानियाँ व चित्र लिखते हैं। जो गेजू भाई बेदका है वो कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। और वो ये क्या करते हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं। आप लोग कॉमिक्स का किताब पढ़े होंगे, जब हम लोग का बचपन में आता है ना, बाल साहित्य करके आता था। ये और भी बहुत सारे छोटा जो मतलब आता था, अभी याद नहीं आ रहा नाम। बचपन में हम लोग भी, जब ये मोबाइल नहीं होता था, खिलौना उलौना तो उतना तो हम लोग के पास मिलता नहीं था, तो उस समय क्या होता था, हम लोग कॉमिक्स बहुत पढ़ते थे। उसमें बहुत सारा कार्टून वार्टून दिया रहता था, अच्छा अच्छा कहानी, मनोरंजक कहानी दिया रहता था, तो वो पढ़ते थे। बाल हंस करके कुछ नाम आता था ऐसे करके। तो ये गेजू भाई वेदिका थे, ये क्या लेखक थे, कहाँ के थे, गुजरात के थे। और बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ व पत्र लिखते थे। बच्चों की पंचायत कौन करते थे, वो भीमा सिंह थे। ये कहाँ पे, राजस्थान में थे। इन्होंने क्या, ये क्या ऑर्गेनाइज करते थे, क्या किसका मतलब एक कार्यक्रम करते थे, बच्चों की पंचायत कौन थे, वो भीमा सिंह थे। केवल अंडों देखने, यानी जो पक्षी होते हैं, पक्षी जो घोंसला बनाते हैं वो क्या करते हैं, केवल अंडा रखने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। वो उसमें रहते नहीं है। जब उन लोगों को जब यदि अंडा देना रहेगा तभी घोंसला बनाएंगे, बाकी ऐसे ही वो पेड़ पे सो जाते हैं।
ऐसे उन लोगों की अंडा, क्योंकि अंडा आप पेड़ पे नहीं रख सकते, कभी भी आंधी तूफान आएगा तो गिर के फूट जाएगा, तो इसीलिए क्या कर जो पक्षी होते हैं वो अंडा अंडा के लिए घोंसला बनाते हैं, ना कि रहने के लिए। अब आइए जो अलग अलग जो पक्षी है अलग अलग टाइप का घोंसला बनाती है उसको देखते हैं। जो पहली हमारी पक्षी है कलचीड़ी, जिसको इंडियन रॉबिन कहा जाता है। यह पत्थरों के बीच या घास में घास या क्या करती है, घास जो पत्थर होते हैं उसके बीच में ये अपना क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। दो पत्थर है उसी के बीच में अपना बना लेगी, या तो जो घास होता है घासे में बना लेगी अपना। और उसमें क्या यूज करती है, ऊपर टहनी जड़ है, ऊन, रुई, मतलब उसको जो भी चीज़ें मिल जाती है इन्वायरमेंट से, जो भी हमारे आसपास के एरिया से मिल जाता है उसी से बनाती है। मोस्टली ये पूछता है कि इंडियन रॉबिन जो कलचेडी पक्षी है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो ये कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच में या घास में बनाती है। जो कौवा होता है वो क्या करता है, जो घोंसला बनाता है लोहे के तार की लकड़ी की शाखा, यानी लकड़ी के जो ये होते हैं लकड़ी जो होते हैं पतला पतला जो तना होता है उससे बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है, यानी जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, जो कौवा होता है वो कौवा जो है उसी के घोंसला में वो अपना अंडा देती है। अब जानते ही ये कौवा जो कोयल की आवाज़ होती है बहुत प्यारी होती है, सब कोई सुनने के लिए बेकरार होता है, तो क्या करती है कोयल इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है और खूब प्यार से बोल के कौवा को मतलब मना लेती है, उसके क्या करती है उसी के अंडा में उसी के जो घोंसला होता है उसी में अंडा दे देती है। और ये अपना पर्सनल कोई घोंसला नहीं बनाती है, कोई मेहनत करने का काम नहीं करती है। क्या ज़रूरत है, जब इतना अच्छा बोली है तो क्या ज़रूरत है घोंसला बनाने की। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कोयल अपना घोंसला बनाती है कि नहीं बनाती है, तो आप लोग इसको नो करेंगे नहीं, या पूछ देगा कि इसमें से कौन सी जो चिड़िया है जिसमें जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो वो क्या होती है, कोयल। आई होप आप लोग को ये याद रहेगा और इसको याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पाख्ता जो चिड़िया होती है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाती है, यानी फाख्ता जो है वो क्या करती है, कैक्टस हम बता कि राजस्थान के बारे में जब बता रहे थे तो बता रहे थे वहाँ पर कैक्टस होता है, वो क्या होता है वो कांटों का बना हुआ कांटों का एक पेड़ होता है। तो कैक्टस क्या करती है उसमें अपना घोंसला बनाती है ताकि वहाँ से कोई अंडा चुरा ना पाए। जो गौरैया होती है कहीं भी हम लोग गौरैया तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो कोई पक्षी हम लोग से फेमिलियर है तो वो क्या है, वो गौरैया है। आपके घर में घुस जाएगी, अलमीरा उलमीरा पता ना पूरा घर का राउंड लगा के चली आती है। तो गौरैया कहाँ घोंसला बनाती है, तो ये मेनली देखा जाता है कि ये मानव आवास में ही अपना क्या करती है, घोंसला बनाती है। ये अलमारी, छत, आईना के पीछे। और कबूतर का भी यही है, कबूतर और गौरैया का देखेंगे तो ये मानव आवास में सबसे ज़्यादा रहने वाले पक्षी है। कौवा भी उतना नहीं रहता क्योंकि कौवा को उतना फेमिलियर नहीं है, छत पे आएगा लेकिन घर में नहीं घुस सकता है। लेकिन कबूतर हो गया, गौरैया हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये घर में घुस जाते हैं। तो गौरैया कहाँ, मानव आवास में ही अपना जो छत्ता होता है, घोंसला होता है, वो बनाती है। जो बसंत गौरी होती है पेड़ के तने को छेद कर बनाती है, अंडे रखती है। यानी जो बसंत गौरी होती है क्या करती है, जो पेड़ हो गया उसी में काट काट के अपने ठोड़ से काट काट के क्या करेगी, उसी में छेद कर देगी, उसी में अपना घोंसला बनाएगी। जो मोटे पेड़ होते हैं उसी में क्या करती है, अपने तना से काट अपने जो ठोड़ होता है उसका उसी से काट काट के जैसे टांगी से काटा जाता है वैसे ही वो काट काट के उसको में क्या करती है, होल बना देती है, उसमें छेदा बना देती है और उसी में अपना अंडा देती है। जो दर्जन चिड़िया है पत्तों को सी कर अंडा देने हेतु पात्र तैयार करती है। यानी जो दर्जन से ही ना, दर्जन से नहीं, नाम दर्जी आप लोग जानते हैं कि जो कपड़ा सीते हैं, यानी जो कपड़ा सीते हैं तो उनको उनको क्या कहा जाता है, दर्जी कहा जाता है। तो उसी के नाम पे इसका दर्जन चिड़िया पड़ा है। ये क्या करती है, पत्तों को दो पत्ता होता है, तीन पत्ता होता है, इसको इतना बढ़िया से सी देती है और उसी से अपना घोंसला बना लेती है और उसी में क्या करती है, उसी में अपना अंडा देती है। तो दर्जन से आप याद रखिएगा, दर्जी क्या काम करता है, सिलाई का काम करता है। और जो दर्जन चिड़िया होती है वो भी क्या करती है, वो पत्तों को सील कर अपना घोंसला बना देती है। जो शकरखोड़ा होता है पेड़ की झाड़ी पर लटकता घोंसला
बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से तैयार करती है। यानी जो क्या होता है, जो शकरखोड़ा होता है ये क्या करती है, ये पेड़ में क्या करती है, पेड़ की जो टहनी टहनी होती है, जो उसका शाखा होता है उसी में अपना घर बनाती है। जैसे जैसे आप लोग झुलवा देखे हैं ना, झुलवा, तो उसी तरह बनाती है और उसी वो झूलता रहता है वो। तो जितने भी ये क्या बोलते हैं, जितने भी पक्षी हैं इन लोगों का अपना घोंसला बनाने का तरीका अलग अलग है। ये जो शकरखोड़ा होता है इसको झूला वाला पसंद है, क्या झूला वाला पसंद, घोंसला पसंद आता है। जो वीरवर पक्षी है इसका नाम बस वीर है, बाकी ये काम वीरों वाला करता नहीं है, ये याद रखिएगा। आइए देखते हैं कैसे ये वीरों वाला काम नहीं करता है। ये क्या करता है, ये नर वीर अपना घोंसला बनाता है। यानी ये नर यानी मेल होता है और ये अपना घोंसला बनाएगा, 5-6 घोंसला बना देगा। और मादा जो है वो मादा जो है अंडे देने हेतु सही घोंसला का चुनाव करती है। यानी इसकी जो बीवी है इसको कह देती है, जाओ बेटा क्या घर बना के घोंसला बना के आओ 5-6, और हम बताएंगे कि हमको किस में अंडा देना है। तो ये बस नाम से ही वीर है, बाकी इसका काम वीर नहीं है। उससे कोई बात नहीं, छोड़िए। तो ये क्या करता है, वीर पक्षी होता है, 5-6 घोंसला बनाता है और उसमें से जो उसकी पत्नी होती है मादा मादा जो ये थी वीरवर पक्षी होती है, वो क्या करती है, सही घोंसला चुनती है, एक घोंसला चुनती है और उसी में अपना क्या करती है, अंडा देती है। जो हमारी गाय है, गाय माता, उनके बारे में पढ़ते हैं। आगे की दांतें छोटे या नुकीले होते हैं। जो आगे की जो दांत होती है, टीथ होती है, वो क्या होती है, छोटी या नुकीली होती है। और ये किस लिए यूज किया जाता है, ये काटने के लिए यूज करती है। जो गाय की आगे की जो दांत होती है किस लिए यूज करती है, काटने के लिए। जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे होते हैं और उसको चबाने के लिए यूज करती है। जो पीछे के दांत होते हैं, हम लोग का भी वैसा ही है, जो पीछे का दांत है वो तो क्या बोलते हैं, चबाने का काम करती है। जो बिल्ली या कुत्ते जो होता है उनके नुकीले दांत किस लिए होते हैं, मांस फाड़ने के लिए होते हैं। जो बिल्ली हो गई, कैट हो गई, जो कुत्ता हो गया, हमारा डॉग हो गया, ये इनकी दांतें कैसी होती है, नुकीला होती है। क्यों, क्योंकि ये इनको मांस फाड़ना रहता है। जो नॉनवेज होता है उसको फाड़ना खाना रहता है, तो उसके लिए क्या होता है, उनका जो दांत होता है नुकीला होता है। जो सांप है, सांप के दांत नुकीले परंतु चबाता नहीं है, निगल जाता है। यानी जो सांप के दांत होते हैं, इसको दांत नहीं, हमको ऐसे हिंदी में दांत, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। ये पूछता है सांप के दांत होते हैं, तो सांप के दांत नहीं होते, क्या होते हैं, फंग्स होते हैं, FUNGS, फंग्स, फंग उसको कहा जाता है। तो जो दांत जो क्या होते हैं, जो सांप के दांत होते हैं उसको क्या कहा जाता है, फंग कहा जाता है। और ये क्या करता है, उससे चबाता, वो मतलब क्या करता है, वैसे हम लोग जैसे कूच के खाते हैं ना, कि 32 बार कूच के खाना चाहिए, हालांकि बहुत मुश्किल है, कौन उतना देर तक खाएगा। तो ये जो वैसे कुचने उचने का कोई काम नहीं करता, बस मुंह में गया सीधे निगल लेता है, ये चबाता नहीं है। जो गिलहरी होती है, दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। जो गिलहरी होती है इसके दांत क्या होते हैं, इसका दांत हमेशा बढ़ते रहता है। और जो मैं सीटेट का जो ये थी, केवल प्रीवियस ईयर कराया हूँ, उसमें इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ, ये भी पूछा हुआ था कि कौन सा ऐसा जो ये थी जानवर है जिसका हमेशा दांत बढ़ते रहता है, वो तो वो क्या है, ये गिलहरी है। और गिलहरी के बारे में एक चीज़ और बताते हैं, गिलहरी क्या होती है, बहुत इसका मेमोरी वीक होता है। ये क्या करती है, जो पेड़ के बीज होते हैं इसको कहीं मिट्टी में छुपा देती है और इसको याद ही नहीं रहता है कि कहाँ पे छुपाए हैं। तो क्या होता है, जब जो इसको याद नहीं रहता तो वहीं बीज क्या होता है, वहीं जर्मिनेट होके एक पेड़ का पेड़ बन जाता है, वहीं मतलब एज ए पौधा के रूप में निकल जाता है और वो पेड़ बन जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो गिलहरी है ये हमारे पर्यावरण में जो पेड़ है उसमें ये भी कुछ अपना योगदान देती है। तो जो गिलहरी होती है इसके हमेशा दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए हमेशा ये कुछ ना कुछ खाती रहती है, कुदरती रहती है। ऐसे ही चूहा का भी होता है, चूहा का भी दांत अगर जो वो काटे उटेगा नहीं तो उसका दांत क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बाहर उसका दांत निकल जाएगा। तो कुछ खा नहीं पाएगा, कुछ काट नहीं पाएगा। इसीलिए जो चूहे होते हैं आप लोग को बहुत परेशान किए होंगे घर में, कभी कुछ काट दिया, कभी कुछ काट दिया। तो वो क्यों काटते रहते हैं, क्योंकि उनका वो प्रकृति ने ऐसा बनाया कि वो कुछ काटेंगे नहीं तो उनका दांत बढ़ जाएगा, और फिर दांत बढ़ गया तो वो कुछ खा नहीं पाएंगे और उनकी राम नाम सत्य हो जाएगी। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ काटते रहते हैं, वो अपने आप के बचाने के चक्कर में हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान करा देते हैं। तो आइए अब
अरे तो रख रखा जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे क्या है, एक पोचमपल्ली ज़िला है जिसको उस ज़िले में कौन एक गांव है, मुख्तारपुर एक गांव है। और इस मुख्तारपुर गांव की विशेषता क्या है, तो इस मुख्तारपुर गांव की विशेषता है कि क्या है, ज़िले में अधिकतर बुनकर परिवार रहते हैं। यानी बुनकर यानी जो बुनने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये खिलौना भी बनाते हैं, इत्र भी बनाते हैं। और चटाई बुनना इनका क्या है, मुख्य काम है। कौन सा काम मुख्य काम है, ये चटाई बुनना इन लोगों का। सॉरी यार, कहाँ गया। जो यहाँ पे बुनाई को ही पोचमपल्ली कहा जाता है। यानी पोचमपल्ली किसको कहा जाता है, जो बुनाई किया जाता है उसी को पोचमपल्ली कहा जाता है। और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोचमपल्ली खिला यहाँ पे क्या मन मोस्टली बनाया जाता है, यहाँ पे चटाई बनाया जाता है। एक पोचमपल्ली साड़ी भी होता है, वो भी यहीं पे बनाया जाता है। पोचमपल्ली साड़ी हमेशा पूछता है, तो ये कहा है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिला के मुख्तारपुर गांव में बनाया जाता है। जो कल्लू गांव है, ये मधुबनी पेंटिंग किधर गया यार, ये क्या हो रहा है। कुछ कुछ जगह है, जैसे हमारा जो क्या है, कुल्लू जो है, कुल्लू और मनाली जिसको हम लोग कुल्लू मनाली बोलते हैं, वो जो कुल्लू है वो किस लिए फेमस है, वो शॉल के लिए फेमस है। और जो कभी भी आप कुल्लू मनाली घूमने जाइएगा तो अपने जो भी मम्मी पापा या जो भी है बहन जो भी है उनके लिए ज़रूर वहाँ से शॉल लेके आइएगा। क्योंकि कुल्लू जो है किस लिए फेमस है, वो शॉल के लिए, जिसको शाल आप लोग बोलते हैं, उसके लिए फेमस है। मधुबनी किस लिए फेमस है, पेंटिंग के लिए फेमस है। जो असम है वो असम किस लिए, रेशम के लिए। और कश्मीर किस लिए, कढ़ाई के लिए। यानी जो कश्मीर में जो कढ़ाई की जाती है, जो मतलब शाल हो गया या कोई भी मतलब पहनने वाला चीज़ हो गया, उस पर जो कढ़ाई की जाती है वो कश्मीर में बहुत अच्छे से की जाती है। तो कुल्लू हमारे लिए शॉल, मधुबनी हमारे लिए पेंटिंग, असम हमारे लिए रेशम और कश्मीर हमारे लिए कढ़ाई के लिए फेमस है। जो हमारी चिट्टी होती है, क्या करती है, सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती है। आप लोग देखे होंगे कि जो चिट्टी चलती है वो क्या होती है, हमेशा एक लाइन में, सीधी लाइन में चलती है। मतलब उन लोगों का एक रास्ता बना रहता है, उसी पे सारी चिट्टी चलती है। तो वो क्यों चलती है, क्योंकि वो एक दूसरे से वो एक गंध छोड़ती रहती है, उसी को सूंघ सूंघ के बाकी जो चिट्टी होती है उसके पीछे पीछे चलती है। जो मच्छर होते हैं वो पैर की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। यानी जो आप लोग देखते होंगे कि मच्छर कैसे आते हैं, वो हमारे जो शरीर में जो गर्मी होती है या पैर की जो गंध होती है, उसमें से जो ये थी निकलता है, गंध निकलता है, उसी को सूंघ के मच्छर हम लोग को ढूंढ लेते हैं कि ये कहाँ है। जो सांप होते हैं वो बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन के कंपन से महसूस करते हैं। यानी जो सांप होते हैं उनके कान नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वाइब्रेशन होता है, जब कंपन होता है, जब ये क्या बोलते हैं, वो जब धरती पे कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, तो उसी को वो महसूस कर पाते हैं, कुछ सुन नहीं पाते हैं। आप लोग बहुत सारे मूवी में देखे होंगे कि जो वो सपेरा होता है क्या करता है, बीन बजाता है, तो बीन का वो आवाज़ नहीं सुनता है, उसके जो वो उसमें से वो जो वाइब्रेशन निकलता है, जो कंपन निकलता है, उसको वो मतलब महसूस करता है। जो रेशम के कीड़ा होता है वो क्या करते हैं, जो कई किलोमीटर दूर से भी गंध से फीमेल कीड़ों को ढूंढ लेता है। यानी जो रेशम का कीड़ा होता है वो कितने बहुत सारे मतलब 8-10 किलोमीटर जो दूर हो, तो कोई भी उसकी फीमेल मतलब पार्टनर है, उसकी गंध से ही सूंघ लेगा। आप लोग एक गाना सुने होंगे, तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ये रेशम के जो कीड़े होते हैं उसी के बारे में बात किया गया है। बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर होने के बाद भी जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपने फीमेल पार्टनर को ढूंढ लेता है। जो टाइगर होता है, बाघ होता है, वो अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। यानी जो कितना देख सकता है, 6 गुना हमसे अधिक। यानी हम लोग जो 2 मीटर पे है उसको देख पाएंगे, तो वो 12 मीटर दूर अगर जो कोई भी चीज़ है उसको देख पाएगा। कानों को डायरेक्ट फिक्स में, एक मिनट, कानों को डायरेक्ट फिक्स में घुमा सकता है। यानी जो उसके कान होते हैं उसको घुमा सकता है वो।
जो टाइगर होता है हवा के कंपन में मूंछों द्वारा भापना, यानी जो टाइगर होता है वो क्या करता है, जो हवा में जो कंपन होती है उसके द्वारा वो अपने मूंछों से वो भाप लेता है कि ये जो यदि जो खड़खड़ाहट हो रही है कि ये हवा की है या कोई जानवर या कोई मनुष्य क्या है। तो वो किससे अपने जो मूंछ होते हैं उसी से भाप लेता है। जब टाइगर जब दहाड़ता है घुर्राता है तो वो कितने किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। और क्या कर रहा है, सुनना भी तेजी पत्तियों के फड़फड़ाने और जानवर की चलने की आवाज़ में अंतर कर लेता है। यानी जो वो सुनता है तो वो पत्तों की जो खड़खड़ाहट होती है उसको अंतर कर लेता है, या कोई जानवर चल रहा है उसको वो क्या करता है, वो डिफरेंस कर लेता है कि अभी यहाँ पर कोई जानवर आया है कि या ऐसे ही पत्ते हिल रहे हैं। जो जानवर होते हैं हर एक चीज़ को सफ़ेद व काले में देख सकते हैं। यानी जो जानवर होते हैं वो केवल क्या सफ़ेद और काली में यानी ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि गाय हो गया, सांड हो गया, वो लाल रंग देख के क्या करता है, भड़क जाता है, मतलब अटैक करता है। ऐसा नहीं है, जब उसको ऐसे दिखाया जाता है, जब कभी भी उसको ऐसे हिलाया जाता है तो उससे क्या होता है, उसको उसको डिस्टर्बेंस होता है, वो फ्रस्ट्रेट होता है, तो इसलिए वो अटैक करता है। ये नहीं है कि सॉरी, ये नहीं है कि क्या है उसको लाल रंग से प्रॉब्लम है, उसको लाल रंग दिखाई ही नहीं देता है, वो ब्लैक एंड वाइट उसको दिखता है। बहुत कम ही जो जो जानवर है उनको कोई कलर दिखता है, बाकी सारे जानवर जो है ब्लैक एंड वाइट ही देखते हैं, काला और सफ़ेद ही देखते हैं। तो वो जो क्या बोलते हैं, कपड़ा हिलाया जाता है उसको देख के उसको क्या इरिटेशन होता है और उससे वो अटैक करता है, ना कि काला सॉरी लाल कलर का कपड़ा देख के अटैक करता है। अब आइए स्लॉथ के बारे में, जो हमारा ये थी जो हम प्रीवियस ईयर किए थे उसमें स्लॉथ के बारे में भी पूछा था, तो आइए वो देख लेते हैं। स्लॉथ भालू जैसा जीव है पर भालू नहीं है। स्लॉथ याद रखिएगा, भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू है नहीं। इस स्लॉथ का अपना अलग ही जलवा है। अब आइए देखते हैं इसका क्या क्या जलवा है। इसका पहला जलवा है, ये पेड़ पे उल्टा लटक के सोता है। पेड़ पे अब आप लोग सब कोई क्या सीधा सोते हैं, लेकिन इसका क्या जलवा है, ये क्या होता है, पेड़ पे क्या करता है, उल्टा लटक के सोना है। एक बार बाबू गिरेंगे तो फिर उल्टा 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 पलटा सब इनका हो जाएगा। लेकिन अभी तक गिरा नहीं है इसलिए अभी तक ये सुधरा नहीं है। ये क्या करता है, उल्टा लटक के सोता है। और कितने घंटा सोता है, 17 घंटा। एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटा होते हैं, और 24 घंटा में ये कितने, 17 घंटा पेड़ पे लटक के सोता है। ये भी नहीं है कि सीधा सो गया आराम से, एक आंख बंद कर लेगा, हाथ से पकड़ लिया टहनी को और लटक के सो रहा है। उसी पेड़ का पत्ती भी खा लेता है। अब देखिए, इसको कोई खाना वाना बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, तभी तो इतना सो ले रहा है। और ये 17 घंटा सो लेता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग 10 घंटा, 10 घंटा का 8 घंटा सो लीजिए, घर वाले जीना हराम कर देंगे, मार मुर के वो घर से निकाल देंगे। और जो उन्हीं लोगों का, 2 लोगों का ही घर वाले सोने देते हैं, 2 लोगों का, एक जो कामयाब है एक जो कामयाब नहीं है। क्योंकि कामयाब है उसको उस जानते हैं कि हाँ ये बेचारा काम वाम करके आया होगा, थका होगा, तो इसको सोने देते हैं। और जो कामयाब नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है, उसको इसलिए नहीं इसलिए सोने देते हैं कि जगेगा तो फिर आलतू फालतू काम ही करता है, तो उससे अच्छा ही सोने ही दो। लेकिन बहुत सारे जगह होता है जहाँ पे सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, आदमी घर पे जाता है तो कहाँ सो ही पाता है, घर वाले सोने देते हैं। तो आप लोग के साथ भी होता होगा। तो ये कितने 17 घंटा सो लेता है। इसको आप लोग घर पे बता दीजिएगा कि जो स्लॉथ होता है वो कितने घंटा सोता है। वो 17 घंटा सोता है। और उसी पेड़ के पत्ती भी खा लेता है। उसको तो जाना भी नहीं है कहीं, कोई भी उसको बर्गर पिज़्ज़ा या कुछ नहीं खाना है, बस उसी जगह देखा, अरे तोरा पत्ती है यहीं पे बगल में, खा के फिर सो जाना है। पत्ती ख़त्म हो जाने पर दूसरे पेड़ पे जाता है। जब तक उस पेड़ के पत्ती ख़त्म ना हो जाए तब तक वो दूसरे पेड़ पे नहीं जाता है। ये भी देखिए, यानी उसको बस सोना है जगह, और पेड़ का पत्ती खाया फिर सो गया। 40 वर्ष के जीवन में 8 पेड़ पर घूमता है, यानी 5 साल एक पेड़ पे। यानी जो 40 साल लगभग ये जीता है और मात्र 8 पेड़ ही बदलता है, 8। मतलब जो जहाँ पे है वहाँ पे बस 40 साल की उम्र में 8 पेड़ ही बदलता है। और एक पेड़ पे लगभग 5 साल रहता है। 5 साल में उसका पत्ती ख़त्म हो जाता है, खा पी के ख़त्म कर देता है। तब वो क्या होता है, दूसरे पेड़ पे जाता है। हफ्ते में एक बार ज़मीन पे आता है और बहुत आलसी होता है। अब तो आलसी देख ही रहे हैं, 17 घंटा सो रहा है, उसी पेड़ का क्या खा रहा है, पत्ती खा रहा है, 5 साल एक ही पेड़ पे रह रहा है।
और क्या हो, जब एक बार ज़मीन पे आता है यानी सप्ताह में एक बार ही वो ये थी वॉशरूम के लिए ज़मीन पे आता है, उसको भी लटके लटके कर देना चाहिए था, क्या जब ज़रूरत था नीचे आने का। तो अब हफ्ते में क्या करता है, एक बार ही ज़मीन पे आता है और केवल क्या करता है, वो वॉशरूम करने के लिए ज़मीन पे आता है। बहुत आलसी जानवर होता है वो, तो आप लोग देख ही चुके हैं। जो यूके में नैनीताल है वहाँ पे कौन सा ये थी है वन जिम को कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, वो उत्तराखंड के नैनीताल में है। और यहाँ पर शिकार करना क्या है, मना है। ये पूछा हुआ, ये भी बहुत पूछा हुआ, सबसे ज़्यादा पूछा हुआ ये थी क्वेश्चन है कि जो उत्तराखंड में जिम कोवर्ट जो है उत्तराखंड में, वो कहाँ पे है, तो वो उत्तराखंड में। और ये पहला हमारा क्या था, नेशनल पार्क था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो राजस्थान भरतपुर में है, यहाँ पे घना नाम का एक नेशनल पार्क है, ये दो याद रखिएगा। घना कहाँ पे है, घना है राजस्थान के भरतपुर में। और यूके में यूके यानी उत्तराखंड में जिम कोबार्ट नेशनल पार्क है। और यहाँ पे शिकार करना क्या है, मना है। जो सपेरों की एक जातियाँ होती है उसको क्या बोलते हैं, कालबेलिया बोलते हैं। सपेरा यानी जो सांप पकड़ने का काम करते हैं, उनकी एक जाति होती है। और उस जाति को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम वो कौन सी जाति है, कालबेलिया है। जैसे मछली जो पकड़ते हैं उसको मछुआरा बोला जाता है। और भी जो भी चीज़ का जो लोहा का काम करते हैं उनको लोहार बोला जाता है। जो सोने का काम करते हैं सुनार बोला जाता है। वैसे ही जो सांप को पकड़ने का काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है, कालबेलिया कहा जाता है। एक नाग गुम्फन रंगोली होता है, ये कहाँ पे, सौराष्ट्र गुजरात व दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। नाग गुम्फन रंगोली कहाँ पे प्रयोग की जाती है, ये सौराष्ट्र जो हमारा गुजरात का जो क्षेत्र है वो वहाँ पे, दक्षिण भारत में ये प्रयोग, जो साउथ इंडिया है वो वहाँ पे इसका बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है नाग गुम्फन। नाग मतलब कि सांप का एक नाम है, और उसी के नाम पे ये पड़ा है क्योंकि ये सांप जैसा ही बनता है। जो 29 नंबर में क्या है, भारत में पाए जाने वाले सभी सांपों में 4 प्रकार के जहरीले होते हैं। यानी भारत में जितने भी सांप पाए जाते हैं उसमें से कितने, मात्र 4 प्रकार के ही सांप है जो जहरीले होते हैं। लगभग कम से कम 10,000 भारत में सांप पाए जाते हैं, और उसमें से कितना, मात्र ओनली 4 ही जहरीले होते हैं। बाकी सब जहरीले नहीं होते हैं, बस वो काटते हैं तो वो मांस उंस निकालते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जो 4 ही जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं। आप लोग देखते होंगे कोई किसी का सांप काट लिया तो उसको ओझा झाड़ देता है, पता ना क्या झाड़ देता है, तो वो उन्हीं लोगों का झाड़ सकता है। जो ये 4 सांप को छोड़ के कोई और सांप काटा है उन्हीं लोग को झाड़ सकता है। अगर ये 4 सांप उन लोगों को भी काट लिया तो वो खुद को भी नहीं झाड़ पाएंगे, उन लोगों का सांप ही झाड़ के चला जाएगा। तो याद रखिएगा कितने 4 तरह के सांप है जो जहरीले होते हैं। और वही सांप काटेंगे तो डेथ होगी, बाकी और सांप काटेंगे तो डेथ नहीं होगी, केवल वो थोड़ा बहुत दर्द होकर हो जाएगा, बहुत बच जाएंगे। लेकिन ये 4 सांप काटेंगे तो अगर इलाज नहीं होता है तो डेथ एकदम पक्का है। तो आइए इसमें डेथ के लिए भी सॉरी इलाज के लिए भी बताया गया है। जो पहला हमारा होता है वो क्या होता है, वो नाग होता है, कोबरा, किंग कोबरा नाम सुने होंगे ना, वही है, ये किंग कोबरा है। ये पहला हमारा जो ये थी जो जहरीला सांप है वो कौन है, किंग कोबरा है यानी नाग है। दूसरा कौन है, ये करैत है। जो करैत करैत जो हम लोग बोलते हैं करैत, ये भी बहुत जहरीला है, और ये भी काट लेगा तो मृत्यु लगभग हो ही जाती है अगर ये सही समय पे इलाज ना किया जाए। जो तीसरा है वो क्या है, दुबैया है। और चौथा क्या है, अफैया है। ये 4 तरह के जो सांप है यही क्या है, जहरीला सांप है, बाकी सब जहरीले नहीं होते हैं। सांप के 2 दांत होते हैं, वही फंक्स होते हैं, इन्हीं के द्वारा जहर शरीर में जाता है। यानी इसके कितने, 2 फंक्स होते हैं, और इसी के द्वारा क्या होता है, जो शरीर में जो जहर है उसको वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, और ये ऐसे काट देता है। तो जब भी आप लोग मूवी में देखे होंगे तो क्या, कैसे वो दिखाया जाता है, 2 दिखाया जाता है। अरे ये चल नहीं रहा है क्या, ये देख रहा है ना, तो ये ऐसे ही क्या किया जाता है, मूवी में दिखाया जाता है। क्योंकि यहीं पे ये जो दो जगह है, यहीं पे क्या होता है, सांप अपना जो फंक्स होता है मारता है, और उसी के द्वारा वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, वो जहर छोड़ता है। सांप के जहर के असर को कम करने हेतु सीरम दवा दी जाती है, जो सांप की जहर से ही बनाई जाती है। यानी जो सांप काट लेता है तो उसके लिए कौन सी दवा यूज की जाती है, उसका नाम क्या है, सीरम नाम है।
और ये किससे बनाया जाता है? वो ये सांप की जहर से ही बनाया जाता है। कहा जाता है ना, जहर जहर को काटता है और ये गर्मी गर्मी को काटता है। ऐसे ही एक आइए एक जोक सुनाते हैं। एक नेताजी थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो भाषण दे रहे थे, तो वहीं बता रहे थे कि जहर जहर को काटता है, गर्मी को गर्मी काटता है, लोहा का लोहा काटता है। तब तक आके उनको एक कुत्ता काट लिया। तो सारे लोग चिल्लाने लगे कि हाँ, कुत्ता को कुत्ता ही काटता है। तो क्या हुआ, ऐसे ही हमारा क्या है, जहर को जहर ही काटता है। तो ये जो दवा सीरम होती है वो क्या होता है, वो सीरम जो किस चीज़ से बनाया जाता है, वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है, तभी जहर जहर को काट रहा है। अरे यार, एक मिनट। अब आइए, जो नेफेंथिस जो हमारा एक पौधा होता है, जिसको पिचर प्लांट यानी घर पौधा कहा जाता है, जो कीड़ों को क्या करता है, वो अपना शिकार करता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि हम ये थी ज़मीन से लेंगे और ये थी नाइट्रोजन और ये पानी वानी और वो अपना खाना बनाएंगे, नहीं। इनको क्या खाना है, इनको ये मांसाहारी जो नेफेंथिस होता है, जो पिचर प्लांट होता है, ये क्या होता है, मांसाहारी प्लांट यानी पौधा होता है। ये 3 जगह पाया जाता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के और मेघालय राज्य में। ये पूछता है कि भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो आसाम दे दिया रहता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि आसाम और मेघालय लगभग आस ही पास हैं, तो इसीलिए ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। लेकिन जो एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो क्या है, वो भारत के मेघालय राज्य है। 3 जगह याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। दो जो ये पूरब के जो ये राज्य होते हैं, जो 7 सिस्टर है, जिसमें आसाम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो अरुणाचल प्रदेश, ये जो है, इन लोगों में ये जो मेघालय राज्य है यहीं पे पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, ये जो स्पेशल स्मेल जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, यानी जो ये जो पौधा होता है, इसमें क्या होता है, ये एक मिनट, इसका फोटो बनाने का कोशिश करते हैं। जो अरे यार, जो नेफेंथिस जो पौधा होता है वो ऐसा ही होता है। यहाँ पे से क्या होता है, यहाँ पर से स्मेल यहाँ से निकलता है। जब कीड़ा यहाँ से आएगा, यहाँ पे बैठेगा इस स्मेल के लिए, तब तक ये ऊपर से बंद हो जाएगा और कीड़ा इसी में फंस जाएगा और उसको वो खा लेता है। और इसको क्लेवर प्लांट भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर का शिकार करता है, यानी जो 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 जितने भी छोटे होते हैं, कीड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, उनका शिकार करता है। इसमें मेढक और चूहे भी शामिल होते हैं। अब आइए हम वेलक्रो के बारे में समझते हैं। वेलक्रो क्या होता है, आप लोग सैंडल देखे हैं ना, जो सैंडल होता है या बैग होता है, उसमें जो चिपकाने वाला जो पार्ट होता है, उसी को वेलक्रो कहते हैं। जो ऐसे उखाड़ा जाता है ना, जो चोंच दे करके उखड़ जाता है, फिर साट दीजिए, सट जाता है, तो उसी को वेलक्रो कहा जाता है। ये कहाँ पे इसका आविष्कार हुआ था, ये स्विट्जरलैंड में जॉर्ज मेस्ट्रेल जो थे, उन्होंने इसको आविष्कार किया था। कब, 1948 में किया था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। तो याद रखिएगा, 1 साल बाद इसका वेलक्रो का आविष्कार हुआ था। वेलक्रो यानी जो सैंडल वैंडल में लगाया रहता है, उसके उसी का। इसको किसने किया था, जॉर्ज मेंडल ने किया था। कब किया था, 1948 में। और ये कहाँ के थे, ये स्विट्जरलैंड के थे। इसका क्या कपड़ा, जूता, बैग आदि में प्रयोग किया जाता है। कपड़ा, जूता, बैग आदि में प्रयोग किया जाता है। बीजों पर बने छोटे हुक्स के कपड़ों पर लगने के कारण निकला। यानी जब ये जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ये अपने शायद कुत्ते के साथ घूमने जा रहे थे, तो कुछ जो ये थे जो बीज थे, वो क्या कर रहे थे, इनके कपड़े पे लपटा गए थे। लपेटा आप लोग गांव में देखे होंगे, उठा के किसी के सर पे मार दीजिए, कपड़े पे मार दीजिए, तो वो चिपक जाते थे।
तो वो हम लोग बचपन में तो वो बहुत किए हैं, अभी के पता नहीं आप लोग किए हैं कि नहीं, किए ही होंगे। तो वो जो होता है उसमें क्या होता है, एक हुक होता है ऐसे रहता है, और ये क्या करता है, जो कपड़े का जो रेसा होता है उसी में जाके ऐसे पकड़ लेता है, तो छोड़ता नहीं है। तो इसी से उनको आइडिया आया क्यों ना इसका मतलब सही उपयोग किया जाए, और वो इन्होंने क्या वेलक्रो का वो आविष्कार कर दिया। और ये आविष्कार बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सैंडल वैंडल आप लोग पहनते होंगे तो देखते होंगे कितना ईजिली होता है। इससे बैग में भी यूज किया जाता है, जूता में भी यूज किया जाता है, कपड़ा में भी जो यूज किया जाता है। अब आइए, जो कुछ हमारी जो सब्जियां हैं ये कहीं और से आई हैं, ये नहीं है कि जो जितनी भी चीज़ें हैं ये भारत की हैं। जो हरी मिर्ची है वो कहाँ से आई है, पुर्तगाल के पुर्तगाल के जो व्यापारी थे दक्षिण भारत से लाए हैं। यानी जो पुर्तगाली जो ये व्यापारी थे वो दक्षिण अमेरिका से भारत लाए हैं। यानी हरा मिर्च कहाँ से आया है, सीधे याद रखेंगे पुर्तगाली लाए हैं, और कहाँ से, दक्षिण अमेरिका से लाए हैं। देखिएगा यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका लिख देता है, जब सीटेट का एग्ज़ाम होता है, जब वहाँ पे ऑप्शन आता है तो उसमें एक दक्षिण अमेरिका रहता है, एक दक्षिण अफ्रीका रहता है। तो हमको अमेरिका को लगाना है, ना कि अफ्रीका को लगाना है। कहाँ से आया था, ये दक्षिण अफ्रीका से आया था। जो यूएस एंड अमेरिका है, जिसको हम लोग यूएस बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो उत्तरी अमेरिका में है। और दक्षिणी अमेरिका जो वहाँ से क्या पुर्तगाल हमें का लाए थे, और हरा मिर्चा लाए थे। जो कॉफ़ी और भिंडी है ये कहाँ से आया, ये अफ्रीका से आया है। ये कहाँ से आया है, ये अफ्रीका से आया है। हरा मिर्चा कहाँ से हमारा आया है, ये अमेरिका से आया है, दक्षिणी अमेरिका से। जो कॉफ़ी और भिंडी है ये कहाँ से आया है, ये अफ्रीका से आया है। जो बंद गोभी है या और मटर है ये कहाँ से आया है, ये यूरोप से आया है। ये कहाँ से आया, बंद गोभी जिसको बंदा गोभी बोलते हैं, बहुत शायद यूपी में और कहीं जगह इसको करम कल्ला ऐसे कुछ बोला जाता है। तो ये जो बंद गोभी और मटर होता है, जो जिसको हम लोग मटर कहते हैं या छिम्मी कहते हैं, ये कहाँ से आया है, ये यूरोप से आया है। जो सोयाबीन है ये कहाँ से आया है, ये चीन से आया है। जो सोयाबीन कहाँ से आया है, चीन से आया है। आई होप आप लोग को ये याद रहेगा। हरा मिर्चा दक्षिण अमेरिका, भिंडी कॉफ़ी ये अफ्रीका, बंद गोभी यूरोप, और सोयाबीन कहाँ से आया है, सोयाबीन आया है चीन से। ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत बार पूछा हुआ है। और ख़ासकर हरा मिर्चा वाला और ये कॉफ़ी और भिंडी वाला पूछता है, क्योंकि अफ्रीका और अमेरिका में ही कंफ्यूज आपको कर देगा, और एक नंबर बिना मतलब का जो एक नंबर हमारा बोनस है वो छूट जाएगा। तो हरा मिर्चा दक्षिण अमेरिका, और भिंडी और कॉफ़ी ये अफ्रीका से आया है। ये दोनों याद रखिएगा। अब आइए अल-बरूनी के बारे में पढ़ते हैं। जो अल-बरूनी था ये कहाँ से आया था, उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। कब आया था, 1973 को 1000 वर्ष हो गया था। यानी 1973 को कितने वर्ष हो गया था, लगभग 1000 वर्ष हो गया था। तो 1973 माइनस 1000 कर देंगे तो कितना आएगा, 973 आएगा आई थिंक। तो 973 ईस्वी में ये भारत में आया था। और क्या वो ये कहाँ का था, ये क्वेश्चन पूछता है ये कहाँ से आया था, तो उज्बेकिस्तान, आपको अफगानिस्तान दे देगा। ये सारे ऑप्शन देखो आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन याद रखिएगा कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। कब, आज से कितने मतलब 1973 में इसका कितने वर्ष हो गए थे, 1000 वर्ष हो गए थे। एक ये घड़ी सीसर तालाब, यानी वहाँ पे एक तालाब है जो जैसलमेर में है, और घड़सी ने बनवाया था। इसको किसने बनवाया था, घड़सी ने बनवाया था। यानी जो ये अल-बरूनी था ये क्या देखने आया था, ये तालाब देखने आया था। ये देख रहा था कि यहाँ के जो भारत के लोग हैं ये तालाब बहुत बढ़िया खोदते हैं। तो ये जाके वहाँ पे जब गया अपने कंट्री में उज्बेकिस्तान में, तो उसने किताब लिखा था। तो भारत में जो तालाब बनाने की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया था, कि भारत के लोग जो तालाब होता है उसमें वो उसको बनाने में स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छे से उसका जो तालाब होते हैं वो अपना तालाब बनाते हैं। अब आइए मृत सागर के बारे में, जिसको डेड सी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डेड सी बोला जाता है। इसके बारे में समझते हैं। डेड सी मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसका नाम डेड सी पड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि दुनिया का सबसे नमकीन सागर है ये है। कितना सबसे साल्टी है, इतना ज़्यादा साल्ट है, इतना ज़्यादा साल्ट है
यहाँ पे क्या है, 1 किलो अगर जो आप पानी को खौला के उसमें के पानी उड़ा देते हैं तो उसमें से आपको 300 ग्राम नमक मिल जाएगा। यानी 1 लीटर में कितने 300 ग्राम आपको नमक मिल जाएगा। और अधिक डेंसिटी होने के कारण उसमें डूबते नहीं है। यानी या इतना ज़्यादा नमक हो जाने के क्या होता है, कारण क्या होता है, उसका जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। और जो जब घनत्व बढ़ जाता है तो क्या होगा, आप उसमें तैरेंगे तो कभी डूबेंगे नहीं। आप ऊपर ऊपर ही एकदम हमेशा रहेंगे, उसमें डूबने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे मतलब देखे होंगे अब, और बाकी जगह बाकी मतलब जो नदी हो गया, तालाब हो गया, उसमें जब ये थी लाश की मृत्यु हो जाती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, जब लाश हो जाती है तो वो क्या होती है, तैरती रहती है। तो उसको इसमें भी तैरती रहती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डेड सी, यानी मृत सागर पड़ गया। यानी आप इसमें जिंदा रहेंगे लेकिन डेड जैसा ऊपर तैरते रहेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका नाम मृत सागर क्यों पड़ा। और ये पूछता है कि 1 लीटर में कितने जो यदि नमक होते हैं वो निकाले जाते हैं। जो अब हमारा जो 35 नंबर है उसमें क्या है, इसमें सिनकोना ट्री के बारे में बताया गया है। सिनकोना पेड़, जो पेड़ होता है, इसकी छाल से क्या मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। यानी जो हमारा जो सिनकोना जो पेड़ होता है वो उसकी छाल से क्या होता है, उसके बारक से क्या होता है, मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। और मलेरिया किसके काटने से होता है, तो वो मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से 3 बीमारियां होती है, एक मलेरिया हो गया, दूसरा चिकनगुनिया हो गया, और तीसरा कौन सा है या, हाँ अभी देखा हूँ, मैं भूल गया था ज़रा। ये क्वेश्चन क्योंकि पूछा हुआ है कि मच्छर के काटने से वो कौन से 3 बीमारियाँ होती है, तो पहला मलेरिया, दूसरा चिकनगुनिया और तीसरा डेंगू। जो डेंगू बहुत बार होता है ना, बहुत सारे लोगों को, खासकर जो जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे डेंगू बहुत जल्दी फैलता है। तो वो क्या होता है, ये 3 बीमारी है जो मच्छर के काटने से होता है। और जो ये हमारा सिनकोना ट्री है, इसकी छाल जो बार्क होती है, जो ऊपर वाला पट्टी होती है, उसकी दवाई, उसी से क्या मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। जो अनीमिया होता है ये क्या, हेमोग्लोबिन आयरन की कमी से होता है। यानी जो हमारे खून में हेमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है, हमको अनीमिया जो बीमारी है ये होती है। और इसका क्या उपाय है, इसका उपाय है क्या, मतलब इसका उपाय, गुड़ खाइए, आंवला खाइए, हरे पत्तेदार सब्जी खाइए। यानी जब आपको एनीमिया की जब बीमारी हो जाएगी तो आपको क्या खाना है, गुड़, यानी मीठा खाना है। मीठा जिसको बहुत जगह बोला जाता है, ऐसे गुड़ आप लोग सब लोग समझ जाएंगे। आंवला जो होता है, आंवला खाइए, और हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, मतलब ग्रीन वेजिटेबल आपको खाना है। आई होप ये वीडियो 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, थोड़ा और कराए या रहने दे। 40 नंबर तक इसमें जो है वो वहाँ तक करा देते हैं, फिर अगले वीडियो में 40 से आगे का देखेंगे। जो जो 35 पे है, रोनाल्ड रोज के बारे में। ये भारतीय मूल के थे, कहाँ कहाँ के थे, भारतीय मूल के थे। और इन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। यानी पहले लोग को पता ही नहीं था कि मलेरिया किस चीज़ से फैलता है। तो इन्होंने जो रोनाल्ड रॉस थे, इन्होंने क्या कहा, ये इन्होंने बताया कि जब जब इन्होंने क्या बोलते हैं ऑपरेशन किया, ये एक आज क्या थे, सैनिक में ये डॉक्टर थे। जो सैनिक जो होते हैं ना, हमारे सिपाही होते हैं, जो सैनिक आर्मी होती है उसमें डॉक्टर होते हैं, उसी में ये क्या था, ये एक डॉक्टर थे। और इन्होंने जब पेट के अंदर झाँक के देखा तो देखा कि ये क्या, यहाँ पे मच्छर के लार्वा मिला हुआ है। तो तब उन्होंने कंफर्म किया कि जो ये थी मलेरिया होता है वो किस चीज़ से, मच्छर के काटने से होता है। बाकी पहले लोगों को लग रहा था कि प्रदूषण से हो रहा है, बाकी और कुछ कोई मतलब जैसे ब्लैक शक्ति होता है ना, ब्लैक मैजिक, जो काली शक्ति होते हैं, उन लोगों को लग रहा था कि ऐसे कुछ होता है, उससे होता है। लेकिन इन्होंने, जो रोनाल्ड रोस थे, इन्होंने क्या बताया, ये मच्छर से फैलता है। जो मिजोरम हमारा जो राज्य है, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, मिजो भाषा बोली जाती है। और जो रैपलिंग क्या होता है, पहाड़ से उतरने, जब उतरा जाता है तो उसको क्या है, रैपलिंग कहा जाता है। ये वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भाषा वाला इम्पोर्टेंट है कि मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो मिजो है। जो 38 नंबर में है, हिमालय के बारे में। तो आइए हिमालय के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हिमालय है, हिमालय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला विछेंद्री पाल थी।
संसार की 5th महिला थी। यानी भारत की पहली महिला जो हिमालय पर्वत पे जो माउंट एवरेस्ट, हिमालय का जो सबसे ऊंचा वाला चोटी है उसका क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट किस देश में है, वो नेपाल में पड़ता है। तो ये जो सबसे ऊंचा वाला जो चोटी था, भारतीय मूल के यानी भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी, तो वो बिछेंद्री पाल थी। और संसार में कौन, ये 5वीं महिला थी जो हिमालय पे गई थी। ये कहाँ की, गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली थी। इतना इनके बारे में कभी पूछा नहीं है कि कहाँ के रहने वाली थी। जितना अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। बस ये याद रखेंगे कि ये भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे थी गई थी, वो उनका क्या नाम था, बिछेंद्री पाल थी। और संसार की ये मतलब इनसे पहले और भी दूसरे देशों के 4 महिला अभी हिमालय पे माउंट एवरेस्ट पे जा चुकी थी, तो ये 5वीं थी। और ये डेट पूछता है, ये डेट याद रखिएगा। और टाइम भी कभी कभार पूछ लेता है, तो ज़्यादा इसको भी मतलब याद रखिएगा। डेट क्या थी, 23 मई 1984 को के दिन 1:07 पे, यानी दोपहर के 1:07 पे क्या हुआ था, चढ़ी थी। और ऊंचाई कितनी थी, 8,900 मीटर। इसको कि 8,900 मीटर है, ये किलोमीटर नहीं है। किलोमीटर में जब देखेंगे तो 8 किलोमीटर 900 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा कितना, 8900 मीटर यानी ऊपर चढ़ी थी, जो NCERT में मेंशन है। कभी कभी NCERT 4848 भी दे देता है, सॉरी 8848 दे देता है, कभी दे देता है 8850, कभी 8900 दे देता है। तो अभी NCERT में ये मेंशन हुआ है 89। ये तीनों आप याद रखिएगा, 8848, 8850 और 8900। ये 3 जब देगा तो कोई एक ही देगा, तीनों एक साथ नहीं देगा। तो ये कब चढ़ी हुई थी, 23 मई 1984 को चढ़ी हुई थी, 1:07 दोपहर में चढ़ी हुई थी। और उसकी ऊंचाई कितनी थी, 8,900 मीटर थी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल भाषा में नेपाल में किस नाम से जाना कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से पुकारा जाता है। अब आइए गोलकोंडा के बारे में समझ लेते हैं। गोलकोंडा का किला है, ये कब बना था, ये 1518 से लेकर 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों ने राज किया था। यानी 1518 से लेकर 1687 तक जो कुतुब शाही सुल्तान थे, उन्होंने ये बनवाया था। और उन्होंने जो क्या किया था, राज किया था वहाँ पे। जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी राजा का काम था, वो ये लोग देख रहे थे। जो 40 में है, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति हैं। कब पहुंचे थे, 1969। ये याद रखिएगा, कब पहुंचे थे। पहले जो व्यक्ति थे वो चांद पे कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग गए थे। और एक जो पहले व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहला अपना पैर उस पर चांद पे रखा था। जो मुंबई और दिल्ली के बीच की टोटल दूरी कितनी है, 1400 किलोमीटर दूरी है। इसका कोई मतलब नहीं, ये कभी नहीं पूछा है। ये याद रखिएगा, चांद पर पहला जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो वो नील आर्मस्ट्रांग थे। और कब गए थे, 1969 1969 में गए थे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज 41 तक हम कर लिए। जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें 41 के आगे करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग को भी इतना चीज़ें याद नहीं रह पाएगी। 2-3 पार्ट में हम इसको कवर कर देंगे, और उसके बाद से हम अपना प्रीवियस ईयर करेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि पहले जो मेरे को बोर्ड पे लिखने में जो टाइम जाता था, वो उसका सॉल्यूशन ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग से मिल गया है। इससे आप लोग को भी अच्छे से दिख रहा होगा। तो इससे अब मैं प्रीवियस ईयर थोड़ा, अगर ये इसको कंप्लीट हो जाएगा तो एक दिन में 2 प्रीवियस ईयर भी करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे माइंड में रहे कि थ्योरी में क्या होता है और उससे सीटेड वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। क्योंकि आपको यहाँ पर कंपटीशन और दूसरे कंपटीशन के साथ साथ जो टीचिंग हमारा एग्ज़ाम होता है, यूपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, सीटेट हो गया, यूपी का सुपर टेट हो गया, और DSSB, ये सारी चीज़ों की तैयारी धीरे धीरे हम करेंगे। अभी तो 1 महीना हुआ है चैनल को स्टार्ट किए, तो हम धीरे धीरे सारे करेंगे। हमें नहीं पता था कि सीटेट वाले इतना जल्दी जुलाई में एग्ज़ाम करा देंगे, क्योंकि बहुत सालों से जुलाई में नहीं आ रहा था। अभी
ये इतना जल्दी का विश्वास नहीं हो रहा है कि सीटेट वाले इतना जल्दी दोबारा एग्ज़ाम ले ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का 1-2 नंबर से थोड़ी सी मेहनत से छूट जाती है उनके लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि 1 साल ख़राब करने से अच्छा है कि हमको 2-4 महीना ही ख़राब होता है, उसके बाद हमको फिर एक बार मौका मिल जाता है। तो हम इस बार सीटेट के जो प्रीवियस ईयर होते हैं उसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं। और जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ इस बार जो लेटेस्ट हुआ है, ये भी मैं एक आज या कल जाकर बुक ला लूँगा, तो उससे जो प्रीवियस ईयर है उससे जो न्यू वाला जो क्वेश्चन सीटेड वाला पूछे हैं तो उससे आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा, तो उससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, सीटेड वाला जो है अपना लेवल हाई कर रहा है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड सिलेबस है और उससे क्या करना है, उसको क्वेश्चन बनाना है, तो वो उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना रहा है। तो हमको ये कहाँ से पता चलेगा किस थ्योरी से कौन सा टफ क्वेश्चन बना रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन बना रहा है, तो ये हमको पता चलेगा प्रीवियस ईयर से पता चलेगा। तो मैं बहुत जल्दी जो नया वाला प्रीवियस ईयर है उससे मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। बिलीव कीजिए आप लोग, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको लोगों का टाइम वेस्ट कभी नहीं करूंगा। वही चीज़ पढ़ाऊंगा, वही चीज़ आप लोग का प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।